पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, नए राज्यों का गठन। वही आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, डीपीएसपी हो गए और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हो गई। ये संसद को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है संशोधन करने के लिए, तो हो जाएगा बी। आगे है, याओंडे घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याओंडे घोषणा अफ्रीका में मलेरिया के विरुद्ध संघर्ष में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सही बात है, यह मलेरिया से रिलेटेड घोषणा हुआ है। वर्ष 2050 तक मलेरिया उन्मूलन की पहल के तहत 15 अफ्रीकी देश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कोई भी इसका टारगेट कोई फिक्स नहीं किया गया कि 2050 या 2070 कब ये इसका मलेरिया का उन्मूलन होगा। और ये जो 15 अफ्रीकी देश है, यहाँ केवल 10 अफ्रीकी देश हैं। इसमें दो ऑप्शन आपका, मतलब इस एक ही स्टेटमेंट दो आपका दो बार गलत हो गया, तो ठीक, तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला केवल एक। इसके बाद तीसरा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में दिया हुआ है के संदर्भ में। पहला है कि IUCN रेड लिस्ट के अनुसार यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। बता दूं कि आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। यह पक्षी, दूसरा है कि यह पक्षी मुख्यतः भारत के पश्चिमी घाट में मिलता है। आपको बता दूं कि यह मुख्य रूप से देखें तो यह राजस्थान के आपका थार डेजर्ट के एरिया में यह पाया जाता है। हालांकि ये पूरे भारत भर में पाया जाता है, लेकिन दिया है मुख्यतः दिया है। अगर समानांतर रहता तो आपके पश्चिमी तट पे भी ये पाए जाते हैं, लेकिन आपका मुख्यतः दिया है, इसलिए यहाँ पे आपका राजस्थान के थार डेजर्ट वाले एरिया में यहाँ मिलते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा केवल एक। चौथा है कि मैत्री ब्रिज के माध्यम से सबरूम बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि यह अभी फ़िलहाल मतलब मार्च का ही न्यूज़ था, जो मैत्री ब्रिज के माध्यम से सबरूम जो एक जगह है, जो आपका त्रिपुरा में एक जगह है सबरूम, तो वह चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि सबरूम तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो सबरूम आपको मैं बताया वो त्रिपुरा जो स्टेट है उसके पास में ये सबरूम जगह है, ठीक। लेकिन जो तीस्ता नदी है वो तो देख रहे हैं ऊपर सिक्किम से बहते हुए आ रही है, इधर सिक्किम कहाँ और ये इधर त्रिपुरा कहाँ, दोनों में काफ़ी गैप है, तो तीस्ता नदी तो होगा नहीं, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा एक केवल एक। 5वां नंबर, IPCC आकलन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, IPCC द्वारा 6 मूल्यांकन चक्र पूरे कर लिए गए हैं और वर्तमान में यह 7वें चक्र में है। सही बात है। इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था। UNEP और WMO के द्वारा स्थापना हुआ था और इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1990 में जारी की थी। तो आपका पहला सही हो गया। दूसरा है कि IPCC का फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, अर्थात यह क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ तो है कि जलवायु समन, इसलिए आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कि पहली IPCC आकलन रिपोर्ट वर्ष 1995 में प्रकाशित हुई। आपका पहला रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि केवल एक और दो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूजल प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के 25 राज्यों के 230 जिलों में आर्सेनिक के कारण भूजल संदूषण व्याप्त होता है। पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में भूजल का अत्यधिक दोहन अधिकांशतः नवीकरणीय है क्योंकि पुनर्भरण दर निष्कर्षण दर से अधिक है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। इसमें दिया है कि जो मतलब पुनर्भरण दर है वो निष्कर्षण दर से अधिक है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि निष्कर्षण ज़्यादा हो रहा है। पुनर्भर जो मतलब जो रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज कम है, वो भी जो एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक। तो आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि पेयजल में आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। सही बात है, जो पेयजल में जो आर्सेनिक पाया जाता है ना, उससे ब्लैक फुट रोग होता है। तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आगे है कि लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा होगा सरकारी व्यय की वैधता और एवं औचित्य की जांच करती है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत और अनुच्छेद 368 के बीच संबंध का सबसे बेहतर वर्णन है। पहला है कि अनुच्छेद 368 में मूल संरचना सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख गलत है क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। दूसरा है कि मूल ढांचा सिद्धांत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है। दूसरा आपका सही है क्योंकि ये लिमिटेशन लगाता है ना कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है उसको छोड़कर आप किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आगे 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। आपका न्यायिक पुनर्वलोकन सही है, केशवानंद भारती केस में बोला गया था।
कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता गया है। दूसरा है संघवाद, तीसरा है पंथ निरपेक्षता। ये दोनों आपका एसआर मुंबई केस 1994 में बोला गया था कि दोनों बेसिक स्ट्रक्चर में है, इसलिए आपका चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। 10 नंबर में है कि सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। सिंपल सा है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 11 नंबर में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह प्रकृति में गैर न्याय संगत है, सही बात है, आर्टिकल 37। दूसरा है कि उनके उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये भी सही है। तीसरा है कि वह आयरिश संविधान से उधार ली गई एक अनूठी विशेषता है, ये भी सही है, आयरलैंड से लिया गया है। तीनों आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसके बाद 12 नंबर है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो संविधान में संशोधन करना है तो ये चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों इसको स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। उसके बाद आगे है, संविधान संशोधन के निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आती है। जो साधारण बहुमत संशोधन होता है ना, वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। बाकी आपका विशेष बहुमत हो गया या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन हो गया, यह 368 के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आपका 2 और 3 गलत हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मूल कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। पहला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्वेषण की भावना विकसित करना, सही है, ये तो मतलब है ही। दूसरा है कि सद्भाव एवं सामान्य भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी सही है। अर्थात दिया हुआ है कि मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, तीनों हिस्सा है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। कि मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह केवल नागरिक कर्तव्य है। आपको बता दूं कि यह नागरिक कर्तव्य के साथ साथ नैतिक कर्तव्य भी है, ठीक। केवल है ना, नॉर्मल रहता है कि नागरिक कर्तव्य तो सही है, लेकिन केवल सिर्फ नागरिक कर्तव्य पे ही फोकस कर रहा है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह भारत में नागरिकों और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं, गलत है, केवल नागरिक पर लागू होते हैं। तीसरा है कि वे प्रकृति में गैर न्याय संगत हैं, तीसरा सही है आपका, क्योंकि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या अगर लागू ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके लिए। ये हो गया DPSP हो गया और ये फंडामेंटल राइट होगा, दोनों गैर न्याय संगत के श्रेणी में आते हैं, तो आपका तीसरा हो जाएगा केवल 3। उसके बाद 16 नंबर है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया। आपको बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो आपका तीसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो आपका इसमें पर्यावरण संरक्षण, आर्टिकल 48A आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था इसको। 18 नंबर, निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक तत्व पर विचार कीजिए और पहचाने कि कौन सा उदार बौद्धिक की श्रेणी में आता है। तो आपका पहला ही दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, ये आपका उदार बौद्धिक श्रेणी में आता है। वही आपका कुटीर उद्योग हो गया, ग्राम पंचायत हो गया या निःशुल्क कानूनी सहायता, ये सब आपका समाजवादी और गांधीवाद की श्रेणी में आएंगे। वैसे ग्राम पंचायत तो आपका गांधीवाद की श्रेणी में आता ही है। 19 नंबर में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय के आदर्श को बढ़ावा देना, किस अनुच्छेद में इस लक्ष्य का स्पष्ट किया गया है। आपको बता दूं कि इसका आर्टिकल 38 होगा। आर्टिकल 38 में जो सेक्शन B है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था आर्टिकल संविधान संशोधन 44वें द्वारा, ठीक। तो इसका आर्टिकल 38 हो जाएगा जिसमें इस चीज़ का उल्लेख है। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य DPSP गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। गांधीवादी सिद्धांत, पहला आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, सही है। दूसरा कुटीर उद्योग, ये भी सही है। तीसरा पर्यावरण संरक्षण हो गया, ये आपका उदारवादी बौद्धिक के रूप में आता है, ठीक। तो तीसरा आपका नहीं होगा क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत में कहीं भी पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं की गई है, तो तीसरा आपका नहीं होगा, ठीक। चौथा दिया है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, चौथा आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4। बहुत बहुत धन्यवाद।